नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर, इसके साथ-साथ हम फ्यूल प्राइसेस में जो सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण है, जो सरकार की नीति है, जो सरकार की पॉलिसी है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, उसको लेकर के जो इम्पैक्ट है, उसको हम डेटा एनालिसिस करेंगे, उसको आंकड़ों के लिहाज से समझेंगे और उसके इम्पैक्ट पर हम बात करेंगे। किस तरीके से भुखमरी के जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, किस तरीके से मिडिल क्लास जो है 23 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी इसमें जो गरीबी रेखा में नए ऐड हुए हैं, मिडिल क्लास से नीचे आ गए हैं। तो इसमें जो है आपका हंगर इंडेक्स को लेकर के हम बात करेंगे जो इम्पैक्ट होगा, और फ्यूल प्राइसेस को लेकर सरकार की क्या नीयत है, किस तरीके से चल रही है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे हम सेपरेटली भी करेंगे, पर इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो महंगाई पर होगा। तो जिस तरीके से महंगाई जो है एक ज्वलंत समस्या बन गई है, इसका पहला संकेत जो था कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं, इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो आंकड़ा है, आरबीआई की तरफ से एक आंकड़ा है, जो प्राइस बैंड है उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें जो है कि पेट्रोल के दाम अगर हम देखें, इस वक्त जो है लगभग लगभग सभी राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर के पार चले गए हैं। और इसमें अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर जिस तरीके से खाद्य तेलों पर और जिस तरीके से दालों के ऊंचे दाम इसमें जोड़ दिया जाए, तो उपभोक्ताओं पर या कंज्यूमर्स पर किस तरीके का बोझ बढ़ता जा रहा है, उससे जो घर का बजट बिगड़ा है उस पर हम बात करेंगे, और किस तरीके से सरकार इसको देख रही है, सरकार इसके सॉल्यूशंस क्या लेके आना चाहती है, और इकोनॉमी आगे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। तो इसके साथ साथ जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रिटेल का जो स्तर है, यानी कि जो थोक के जो स्तर पर है, जिसमें एक तरीके का ग्लोबल फैक्टर्स का इसमें असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका में काफ़ी कुछ चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल करके आया है 5.4, ये बहुत ह्यूज है अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से। जिस तरीके से 2022 में कम से कम 2 बार वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्लोबल फैक्टर्स इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसको हम आगे और डिटेल से करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है कमोडिटी में जो है लगभग इसमें कीमतें बढ़ रही हैं। तो इन बढ़ती कीमतों की जो श्रृंखला है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि तेल, धातु जैसे स्टील, तांबा, रबड़ है आदि, ये थोक मूल्य को देखते हैं, तो भारत दाम लेने वाला बन जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो न्यूनतम आयात होने पर भी जो वैश्विक कीमत है इसकी जो घरेलू कीमत में शामिल हो जाती है, क्योंकि इसका जो घरेलू उत्पादक अपने दरों में वृद्धि करते हैं। तो ये एक इसका एक मेन रीजन होगा कि ऐसा क्यों होता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कम रखते हैं, तो एक ये प्राइस डिस्पैरिटी आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इसको अगर हम आगे और देखें तो इसमें यह है कि उदाहरण के लिए अगर मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि इसमें जो स्टील के साथ अगर हम ऐसा होने पर जो मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, निर्माण आदि के जो उद्योगों के इसमें दाम बढ़ जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो निर्माण है, इस क्षेत्र में पहले से ही जिस तरह से हमने देखा है कि मांग घटी, हमने पिछले लेक्चर से बात की हुई है। तो ऐसे में जो है कि सीमेंट और स्टील के दाम बढ़ने से निर्माण लागत जो है वो बढ़ जाती है, और खरीदार जो है इसमें बाजार में जो इसके विक्रेता हैं कीमतों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो महंगाई का एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो ये जो न्यू नॉर्मल है, इसको आप एक हम कह दें कि एक न्यू नॉर्मल है, लेकिन न्यू नॉर्मल के पीछे आपको एक आधार देना होता है, आपको एक रैशनल देना होता है। तो इसको आप किस तरीके से, जो मैंने अभी बात की है, तो ये इसके आधार में कदम की तरफ से देखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के स्तर पर। तो जो इसका शुरुआती बिंदु जो है वो फ्यूल प्राइसेस है, इसमें तेल है, जिसका समाधान नहीं दिख रहा है अभी। भले ही वो 70 के नीचे चल रहा है क्रूड का प्राइस, लेकिन जिस तरीके से ओपेक में कुछ डिबेट्स हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सप्लाई बढ़ाने की बात की है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी आगे रहने की, बने रहने की संभावना बिल्कुल प्रबल है। तो अगर हम कच्चे तेल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत तो अभी जो है ये अभी 620 के नीचे है, जरा सा, बहुत जरा सा, तो ये 75 भी हो गया था, इसके पार कर रही है। तो इससे जो भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ईंधन का इस्तेमाल जो है, ये बिल्कुल मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसमें जो इस्तेमाल जो है रेवेन्यू बढ़ाने में कर रही है, और इसमें जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इससे रेवेन्यू या राजस्व की हालत में बहुत सुधार देखा जा रहा है। तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, वो हमारा मेन मुद्दा होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इस जब पिछले साल जब कच्चे तेल की कीमतों में $20 प्रति बैरल एक तरीके से नेगेटिव में चली गई थी, तो इनमें कीमतों में कटौती नहीं की गई थी, यानी हम एक्साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार में जो खपत कम होने के चलते जो रेवेन्यू बढ़ाने के, इस पर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है। तो इससे सरकार को जो है एडिशनल जो है वो कमाई जो हुई है, वो 1.5 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी में मिले हैं। तो ये जो है टैक्स इस पहले का हिस्सा पहले से बना रहा है। तो इसको लेकर के काफी बात हो रही है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई चेंज दिख नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार के लिए जो पेट्रोल की जो कुल कीमत है, ये 100 रुपये प्रति लीटर में, इसमें तेल और प्रोसेसिंग की लागत जो है 40 रुपये से ज्यादा नहीं है। तो इस पर करीब जो है 33 रुपये प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी है, और करीबन इसमें 4 रुपये का कमीशन है। इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। तो ये जस्ट एक रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ, उसको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ये पाते हैं कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात निकल करके आई है, तो ये लागत जो है 77-78 रुपीज़ प्रति लीटर हो जाती है। इस पर राज्य अपना वैट लगा देते हैं, जो कि डिफरेंट राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि अभी तक ये जीएसटी में नहीं आया, और ये सरकार की तरफ से साफ कहना है, पार्लियामेंट के अंदर कहना है कि इसको अभी जीएसटी काउंसिल ने इसकी तरफ से कोई अभी रिकमेंडेशन भी नहीं दी है। तो इस पर जब रिकमेंडेशन आएगी, जब बात होगा, जब कुछ आगे होगा, तो इस पर, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी है। तो इसमें जो केंद्र सरकार के ईंधन में सभी टैक्सों के जरिए जो है 2020-21 में अंदर ये करीब करीब इन्होंने 4.2 लाख करोड़, यानी कि 4.2 लाख करोड़ की कमाई हुई है, जबकि राज्यों की जो कमाई है अगर आप देखें तो 2.1 लाख करोड़ है। यानी सरकार के लिए जो टैक्स कम करना मुश्किल है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा राजस्व जुड़ा है। इसको हम डिटेल में आगे इसको हम एनालिसिस करेंगे। ये मैं आपको अभी एक तरीके का आधार दे रहा हूँ कि इस पर हम बात करेंगे। तो इसके बाद अगर हम डीजल की ऊंची कीमत में जो यातायात में लगती है इसमें शामिल हो जाती है, तो जो साल भर में करीब करीब 5 से 10% ये बढ़ गई है, ये देखा गया है। तो यानी कि इसको अगर हम आगे बढ़ जाकर इसको अगर हम कमोडिटी तक ले जाते हैं, तो इसके बाद जो फल सब्जियों के डीजल में अगर प्राइसेस राइज होगा, डीजल में अगर उसमें वृद्धि होगी दरों की, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि वो कैरी किया जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है, तो फल सब्जियां, अनाज, खनिज, खाद्य तेल आदि परिवहन सड़क से होता है, और परिवहन की जो लागत है यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इसके कारण जरूरी सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स इसमें क्या सोचता है, तो उपभोक्ता का जो मूल्य सूचकांक की जो मुद्रास्फीति के करीब जो है 6% होने की कारणों की चिंताजनक है, ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। पहला, सभी कमोडिटी की ऊंची कीमत और से परिवारों की जो है बाइंग कैपेसिटी कम होती है, तो डिमांड हमारी यहाँ पहले ही इतनी ज्यादा नहीं है। और दूसरा यह है कि परिवार जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही, और ये बाजार किस तरीके से छोटा देखा गया, इसमें सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, मैं उस पर भी बात आऊंगा अभी। तो इसमें ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो परिवार जो है अपनी खर्चों में कटौती कर रहा है, आवश्यक सामग्री और इसको ड्यूरेबल गुड्स यानी टिकाऊ माल पर खर्च के लिए कम पैसे बचाता है। तो त्योहारों मौसम में ज्यादा खर्च करने की उम्मीद होती है, तो शायद इस बार ऐसा ना हो, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। और जिस तरीके से भी कोविड का जो क्राइसिस था, जो सेकंड वेव में जिस तरीके से हॉस्पिटल बिल्स की बात की जा रही है, जितनी डेथ्स हुई हैं, लोग अपने लोगों को दफना नहीं पाए हैं, तो बेसिकली इकोनॉमिक एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपने पीएफ का ये आंकड़ा बताता है, हमने भी इस पर बात की है। तो इसमें जिस तरह के ज्यादा खर्च की उम्मीद होती है, लेकिन ऐसे होने की उम्मीद कम है, तो महंगाई की जो है इस वजह से दोहरी मार पड़ रही है। अब हम अगर इसमें तीसरी बात करें, तो महंगाई का जो असर है इससे बचत पर असर होता है, क्योंकि लोग अपनी बचत का पैसा मौजूदा मांग पर खर्च करने लगते हैं। तो इसमें अब देखा जाए कि लोगों की लॉकडाउन के कारण जॉब्स गई हैं, आय घटी है, इनकम है, तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडरेशन में आना ही आना होगा, नहीं तो इसको इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो भयावह होने वाले हैं अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसलिए महंगाई जो है अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता है। तो इसमें उम्मीद थी कि जिस तरीके से फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पैकेजेस की बात की थी, परिवारों को टैक्स, लेकिन एक तरीके को जो डेप्थ है उस पर हमने बात की है। तो इन सारी चीजों के आधार पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके की हैं। और इसमें मैं आपको एक आंकड़ा बहुत इसमें इसको कहते हैं कि बहुत ये चुभने वाला आंकड़ा है, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में जो हर मिनट भुखमरी से जो है 11 लोगों की मौत हो रही है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक जो है दुनिया में करीब करीब जो है 15.5 करोड़ लोग, यानी कि 15.5 करोड़ खाद्य असुरक्षा के भीषण संकट का सामना कर रहे हैं। यानी कि 15.5 करोड़ लोग जो हैं ये भीषण खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, और दुनिया में हर मिनट जो है भुखमरी से 11 लोगों की। और यहाँ पर जो फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन है वो आप देख लीजिए। इसके बाद जो है कि 15.5 करोड़ लोगों में करीब जो है 2/3 लोग भुखमरी के शिकार हैं, यानी कि, और इस वजह से उनके देश में एक तरीके से सैन्य संघर्ष चल रहा है। इस पर हम बात कर सकते हैं काफी। तो लेकिन जो गरीबी उन्मूलन के काम है, तो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि इसमें मेन जो बात हम कह रहे थे कि जो ऑक्सफैम ने कहा है, द हंगर इसमें कहते हैं जो वायरस मल्टीप्लाइज नाम से एक रिपोर्ट है ये। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिपोर्ट है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इसमें भुखमरी के कारण जो है संख्या कोविड-19 के कारण जो मरने वालों की संख्या अधिक हो गई है। तो कोविड-19 के कारण दुनिया भर में हर मिनट जो है करीब 7 लोगों की जान जाती है। कोविड-19 के कारण मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, भुखमरी का आंकड़ा 11 मैंने बताया आपको। तो ऑक्सफैम अमेरिका के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने इस तरीके का कहा है। तो अगर जो मैक्समैन है ये मतलब, लेकिन इसमें जो हम इसमें जो कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, इथियोपिया, सूडान, ये सब रही हैं, तो इस पर हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जो इसका जो आधार है, जो इम्पैक्ट है। और मैं आपको एक डेटा और देता चलूँ कि दुनिया में जो है 3 अरब लोग जो है पोषक आहार से महरूम हैं। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप आंसर्स लिखते हैं, खास करके या इंटरव्यूज के आंसर
देते हैं तो आपको फैक्ट के साथ एनालिटिकल एबिलिटी आनी चाहिए, ये वक्त के साथ इंपॉर्टेंट बनती जाती है। तो कोरोना महामारी के कारण जो है मक्का, दूध और बीन्स और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम जो है बेशक बढ़ गए हैं, लेकिन ये सच है कि महामारी पहले भी दुनिया में लगभग 3 अरब लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार को सबसे सस्ते विकल्प भी नहीं खरीद पाते हैं, ऐसा टफ्ट्स विश्वविद्यालय की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार ये कहा गया है। तो इसको लेकर के हमें ये देखना चाहिए। और विश्व बैंक, विकास डेटा समूह और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सहयोग से ये चलाई गई परियोजना है। तो इसको अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को पोषण से जोड़ते हुए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है। इस पर हम हंगर पे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हम इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम ये देखें कि महंगाई को लेकर के हमारी हालात क्या है और पेट्रोल डीजल से राजस्व की हालत कैसे सुधर रही है और इसका मानवीय पक्ष क्या होना चाहिए। तो महंगाई का एक तरीके से यह है कि महंगाई की जो मार है, हम इस पर अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा पैसे दो या कम माल लो, तो ये एक तरीके का है, यानी कि छोटे पैकेट का बाजार की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। यानी जितनी जरूरत है, जैसा कि मैंने कहा, लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें और अपनी जो कंजम्पशन है उसको घटा रहे हैं। तो लाभ के लिए जो मात्रा पर कैंची चली जा रही है, 20% तक हल्के हुए हैं चिप्स और बिस्किट के पैकेट, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके बाद 5 से 10 रुपए वाले पैकेट्स में जो ये कंज्यूमर, मैं आपको डिमांड और मार्केट के इकोनॉमी की तरफ से ये आपको आंकड़े दे रहा हूँ। और इसमें जो है कि 5 से 10 रुपए वाले पैकेट में ज्यादा उपयोगिताओं तक पहुंच है, 5% तक दाम बढ़ चुका है, कंपनियां पहली तिमाही में इसको बढ़ा चुकी हैं। तो इन उत्पादों में वजन से कंपनियों ने इसमें कटौती कर दी है। तो ये एक तरीके का, यानी कि हमारा जो इस तरह की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी अपने को लेकिन वो प्रॉफिट्स नहीं छोड़ने को इसमें फिलहाल तैयार है, लेकिन बहरहाल ये कि उनके भी उनको वेजेस देने होते हैं, उनका एक अपना इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि हमारा जो किचन का बजट है वो बिगड़ गया है, रसोई का। तो देश में कई शहरों में जो है ये हर किसी ने, तो पेट्रोल ने इसमें एक भीषण आग लगाई है एक तरीके से। तो इसको अगर हम देखें तो ये एक तरीके का ये इम्पैक्ट है। तो महंगाई ने किस तरीके से घर का बजट बढ़ाया है, इसको अगर हम एक डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसे इसमें दालें जो हैं वो 10% 10.01% महंगी हुई है, खाद्य तेल जो है वो 34.78% महंगा हुआ है, फल जो है 11.82% हुआ है, एग्स जो है 19.35% महंगा हुआ है। और इसमें जो है अगर आप ये देखें, ग्रामीण इलाकों में जो है महंगाई दर जो है वो 6.16% रही है, और शहरी क्षेत्रों में जो खुदरा महंगाई यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आपका 6.37% है, और 6.30 मई महीने में महंगाई दर थी। तो इसमें औद्योगिक उत्पादन जो है वो 29.3% बढ़ा है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो इसमें जो एक तरीके के जो इससे जो ईएमआई पर भी इसका असर पड़ा है। तो इसमें जो केंद्र ने, रिजर्व बैंक को जो है 2% घटने बढ़ाने के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को जो 4% रखने की बात की गई है। इसमें लगातार दूसरे महीने महंगाई दर जो है इसमें संतोषजनक स्तर से अधिक पाई गई है। तो बैंक जो है नीतिगत दरें तय करते समय खुदरा महंगाई को ध्यान में रखता है, इससे दरें ज्यादा होती हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी ईएमआई पर डेफिनेटली इसका पड़ता है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल में सुधार का जो राजस्व है वो किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से उसकी जो चीजें हैं वो किस तरीके से इसमें अगर हम ये देखें तो महंगाई ने, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि नए नए कीर्तिमान तौर पे देखा जाना चाहिए, इससे स्थापित हो रहे हैं। इस समय खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध आसमान छू रहे हैं, क्योंकि ये जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक है। और आम जन जो है इसमें आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो गई है, कोरोना ने उसमें और ज्यादा इजाफा किया, मुश्किलों को और बढ़ाया है। तो इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और जिसमें त्रिपुरा, इनमें जो अधिकांश शहरों में जो 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला गया है, डीजल का भी यही हाल है। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश में 100 रुपए के स्तर पार कर गया है। तो अगर हम जून की तरफ से अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो जून 2021 में ईंधन की कीमत में जून से जो है इसमें 16 बार बढ़ोतरी की गई है। जून 2021 के अंदर 16 बार बढ़ोतरी की गई है, जबकि मई महीने में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 16 बार बढ़ोतरी की गई, यानी कि पिछले 2 महीने अगर आप जोड़ दें तो 32 टाइम्स इसमें बढ़ा है। तो भारत में भले ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कच्चे बाजार में कीमतों में बीच में कमी भी आई थी, लेकिन उसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिला या कंज्यूमर्स को नहीं मिला, सरकार ने उसको राजस्व बढ़ाने में लगाया। अब उसका क्या गणित है, सरकार की तरफ से क्या है, हम उसको डेटा के साथ अभी इसको नेक्स्ट अभी इसी में समझते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंत इसमें जो हम ये कहते हैं कि इसमें जो उचित, इसमें कहना इस तरीके से ये इसमें सही होगा कि कोरोना महामारी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था यानी नकारात्मक प्रभाव था, इससे उबरने में भारतीय जो
इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, इसको तेल उत्पादक देशों की नीतियां काफी हद तक निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए जो इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो निर्भरता इसकी दूसरे देशों पर बनी हुई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर हमने पहले भी कई बार बात की है। तो इसके अलावा अगर हम ये देखें, ये जो कच्चे तेल में और इसमें कमी या बढ़ोतरी का सीधा संबंध जो है महंगाई से है, ये इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और किसी भी देश में महंगाई ज्यादा रहने से उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो ये आपकी जिसको कहते हैं कि एक ये फैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल सीधी बातें हैं। तो इनको लेकिन आपको एज एन एस्पिरेंट, आपको जब आप आंसर्स लिखेंगे या चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे या उनमें गहराई से जाएंगे, तो आपको इसके अंदर भी उतरना होगा। तो रसोई गैस में, अब हम रसोई गैस की भी बात कर लेते हैं। इसमें जो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करने में देश में जो है कि बिजली से खाना बनाना रसोई गैस एलपीजी के मुकाबले अधिक सस्ता हो गया। ऐसा काफ़ी जगह देखा गया है, ऐसी बात होती है। इसमें दिल्ली में जो है 14.2 किलोग्राम जो रसोई गैस का सिलेंडर है 843.50 रुपए में मिल रहा है। 1 जुलाई 2021 को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 140 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो अब तक की अधिकतम बढ़ोतरी है। तो आप ये देखें किस तरीके से रसोई गैस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि देश में पाइप से गैस की जो आपूर्ति है, जिससे कि पीएनजी भी कहा जाता है, तो रसोई गैस के मुकाबले काफी सस्ती है। तो ये एक तरीके का अल्टरनेटिव है। तो रसोई गैस की कीमत में ताजा बढ़ोतरी से एलपीजी और पीएनजी के बीच में कीमतों में अंतर बहुत बढ़ गया है। तो ये एक इसका वन ऑफ द इम्पैक्ट्स है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, आगामी महीनों में पीएनजी की जो कीमत में वृद्धि होने का भी अनुमान है, तो वहां पर भी एक राहत जो है आगे नहीं मिलने की उम्मीद है। तो इसके बाद जो है कि देश में इस समय जो प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल गैस है, उसकी आपूर्ति जो है $1.79 प्रति मिलियन थर्मल यूनिट के दर से की जा रही है। तो ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम से पूछा जाता है कितनी है, तो $1.79 प्रति मिलियन थर्मल यूनिट के दर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इस समय इंडिया में की जा रही है, जिसके कारण जो है पीएनजी जो है अधिक सस्ती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीएनजी अधिक सस्ती क्यों है, तो आपको ये इसका रीजन देना होगा। तो हालांकि एक जो इसमें एक अनुमान है, उसके अनुसार जो है जो घरेलू प्राकृतिक गैस है, इसकी कीमत में भी अक्टूबर 2021 तक जो है 60% तक वृद्धि की जा सकती है। तो ये बिल्कुल होने वाला है। तो इसके बावजूद ये रसोई गैस के मुकाबले ये कंपैरेटिवली सस्ती होगी। तो आप ये इसको ये कि पूछा जा सकता है कि इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है ये, लेकिन अगर आप लिखते हैं आंसर तो आपको इसमें आधार देना होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें कि वर्तमान में जैसे वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता में संभाली थी, उस समय पेट्रोल की कीमत जो है वो 71 रुपए थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 106 रुपए हो गई है। और इसी तरीके से डीजल की कीमत जो 2014 में 57 रुपीज प्रति लीटर थी, वो वर्ष 2021 में बढ़कर 100 रुपए से अधिक हो गई है। तो इन 7 सालों में पेट्रोल और कीमत में लगभग अगर आप देखें तो 40% का इजाफा इसमें आपको दिखता है। और डीजल की कीमत में लगभग जो है, पेट्रोल की कीमतों में आपको 40% का इजाफा दिख रहा है साफ, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 75% की कीमत। और इसमें एक रंगराजन कमेटी की सिफारिश अगर आप उनको देखें, तो पेट्रोल और इसको ब्रिज करने के इनके बीच में जो डिफरेंस है, उसको ब्रिज करने के बाद उस वक्त भी की गई थी। तो ये क्वेश्चन फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, ये आप लिख सकते हैं तो उसमें बेहतर रहेगा। तो इसके बाद डीजल की कीमत जो है, इसमें 75% की बढ़ोतरी की गई है। रसोई गैस की कीमत 2014 में 414 रुपए थी, जो 2021 में बढ़कर 835 यानी कि 835 रुपए हो गई है। खाद्य तेलों की कीमत अगर आप देखें 2014 में 52 रुपए थी, अब ये इसमें बढ़कर 180 रुपए, कहीं कहीं 200 पार कर गई है। और दूध की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई। तो आप ये आंकड़ा कंपेरेटिवली कर सकते हैं। और वर्ष 2014 में दूध की जो कीमत थी वो 32 रुपए थी, जो ये बढ़कर करीब करीब 60 हो गई है, 60 रुपए हो गई है। तो जिस देश में महंगाई रोज बढ़ रही है, इसका विरोध एक तरीके से पब्लिक के अंदर देखा जा रहा है, यानी कि उनकी जेबों को हर्ट कर रहा है। तो इसको लेकर के जो राजस्व है, अब इसमें सरकार का जो पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से सुधर रही है राजस्व की सेहत, इस पर बात करनी बहुत अहम हो जाती है। तो अगर हम इसको बारीकी से देखें तो केंद्र सरकार ने अपने बजट के अनुमान से जो है 1.3 लाख करोड़ यानी कि 1.3 ट्रिलियन, इसमें जो मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक संग्रह की उम्मीद इसमें की है। अब इसका आप गणित देखें तो इसमें जो है कि 4.67 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की जो एक तरीके से प्राप्ति हुई है, इसमें जो राजस्व की प्राप्ति का अनुमान चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को हुआ है। और 2.71 राजस्व मिलने का अनुमान वैट और बिक्री की मद से राज्यों ने किया है। ये मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया था। तो इसमें देखा जाए कि 94,000 करोड़ की से ज्यादा की कीमत जब पिछले मिले थे, और पिछले साल केंद्र बजट के अनुमान से 94,000 करोड़ से ज्यादा मिले थे सिर्फ पेट्रोल और डीजल से। तो इसमें केंद्र सरकार का जो उत्पादक मूल्य इसमें निर्धारित होता है, जबकि राज्यों का वैट पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ घटता बढ़ता रहता
रहता है। तो ये आपको एक इकोनॉमिक्स का फाइनल प्रिंट है। इसमें अगर हम देखें कोरोना काल में जो पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगने वाला जो उत्पाद शुल्क है, इसमें जो वैट केंद्र राज्य इन दोनों में जो राजस्व की प्राप्ति का प्रमुख माध्यम बनते दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अंदर केंद्र की पेट्रोल और डीजल में लगने वाले उत्पाद शुल्क की 4.67 करोड़ राजस्व के रूप में मिलने का अनुमान है। इससे जो है आपका 1.32 लाख का आंकड़ा जो है वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो इस साल अगर हम इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं और इसमें इस साल अगर बजट पेश करते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला जो एक्साइज था यानी कि जो उत्पाद शुल्क है, इसमें आपका 3.35 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया था। यानी कि उनका जो अनुमान था 3.35 था, लेकिन अब जो है 4.67 हो गया है। तो एक इसमें ये 1.32 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इजाफा है, ये बहुत सब्सटेंशियल है। इसके बाद अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बजट के अनुमान से जो है 94,000 करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई थी। ये उससे पिछले वाले में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस तरह जो चालू वित्त वर्ष है इसमें राज्यों के वैट के रूप में 2.71 लाख करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। तो अगर हम ये देखें कि एक एसबीआई की इकोरैप करके एक रिपोर्ट आई है, उसके अगर मैं देख रहा था तो उसमें जो है कि हालांकि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार हो रही है जो बढ़ोतरी है, इससे खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी का रुख है, जिससे आम जनता को परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये इस रिपोर्ट का बिल्कुल साफ कहना था। तो इसके बाद जो है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसी की तरफ से मैं फिर से बोलता हूँ, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इसके अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पेट्रोल की बिक्री पर 12.2% और डीजल की बिक्री पर 15.1% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसा ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का स्पष्ट मानना है। तो पीपीएसी इसका जो डेटा है इसके मुताबिक जो है अनब्रांडेड पेट्रोल जो डीजल में प्रति लीटर क्रमशः इसमें अगर हम देखें तो 32.9 रुपीज और इसमें जो है और 31.8 रुपए का उत्पाद शुल्क के तौर पर वसूले जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि अभी जो पेट्रोल के लिए इथेनॉल को लेकर जो बात हो रही है उसमें 20% तक बढ़ाने की बात इसमें कर दी गई है, आप इसको मिला सकते हैं। और ब्राजील में, ये मैं आपको फैक्ट के लिए बता रहा हूँ, उसमें 40% तक यानी कि इथेनॉल जो है ये आपका जो है आगे और ज्यादा इसको बढ़ाने की मंजूरी बिल्कुल मिलने की संभावना प्रबल है। 40% तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए, जाएगा तो उसका एक इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा। तो उसको हम डिटेल में अलग से एक सेपरेट लेक्चर में इसमें देखेंगे, उसके लाभ और हानि दोनों हम इस पर बात करेंगे। और इस वक्त जो है एसबीआई की जो इकोरैप की अगर हम बात करें उसके मुताबिक पीपीएसी का डेटा के आधार पर चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ने का अनुमान इसमें साफ दिख रहा है और इस अवधि में केंद्र सरकार को मिलने वाला राजस्व भी बढ़ेगा। तो इसमें अभी आप नरमी की उम्मीद ना करें। तो इस आधार पर उत्पाद शुल्क से लगभग जो है 4.67 लाख करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स डेटा हमेशा मैच करता है, वो हमेशा मैथ्स जो है वो कभी गुमराह नहीं करती है। तो आंकड़े जो हैं अगर आप सही से समझें और ये इसका एक तरीके का मतलब इंस्टेड ऑफ जिसको कहते हैं ना हवा में बातें कर लेना, तो उसको अगर आप आधार देंगे तो आपके आंसर्स में वजन आएगा। तो अगर हम कच्चे तेल की कीमत अगर पूरे वित्त वर्ष के लिए अगर हम $74 को अगर हम मान लें, अगर एक इसका एनालिसिस करके फोरकास्ट ले लें, ये $74 के आसपास ही रहने वाला, यानी कि 74 अगर हम मान लिया जाए, तो तेल खरीदने के इस्तेमाल में होने वाला जो $1 का मूल्य को अगर हम 75 मान लें, तो इन दोनों में प्राइसेस में चेंज हो सकता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और जो रियलिटी के करीब की बात है, इसलिए हम इसको ऐसा समझाने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें बराबर मान लिया जाए तो राज्यों को वैट की बिक्री के रूप में जो है 2.71 लाख करोड़ मिलने के राजस्व की प्राप्ति होगी अगर क्रूड का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 74 होगा और जो रुपये और डॉलर का जो होगा वो 75 रुपीज का $1 होगा। तो इसके मुकाबले जो स्टेट्स को जो मिलेगा जो उसमें जो होगा 2.7 लाख करोड़ का होगा। और केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, फैक्ट्स में आपको स्टेटमेंट्स में दिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार का जो उत्पाद शुल्क है ये निर्धारित होता है, जबकि राज्यों का जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये आपको एक बहुत फाइनर प्रिंट है, ये क्वेश्चन आपका सही और गलत करवा सकता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, केंद्र सरकार का जो उत्पाद शुल्क है ये एक तरीके से निर्धारित होता है, जबकि राज्यों का वैट जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ये घटता बढ़ता रहता है। तो अगर हम इसको देखें चालू वित्त वर्ष में पहले 2 महीनों के अगर हम और उसमें गौर करें, दोनों मदों में मिलने वाला जो राजस्व है पिछले साल अप्रैल मई के मुकाबले अधिक है। इस साल जो है अप्रैल और मई के केंद्र सरकार के टैक्स के रूप में 2.34 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जबकि पिछले साल जो है वो 33,850 यानी 33,850 करोड़ रुपए मिले थे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जो इस साल अगर गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज में जो है गैर कर राजस्व जो हैं
उसकी प्राप्तियां पिछले साल अप्रैल में 976.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैं फिर से बोलता हूं 976.2% का इजाफा देखा गया है, ऐसा फाइनेंस मंत्रालय की तरफ से कहना, आप इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय के मुताबिक जो है चालू वित्त वर्ष के पहले जो है 2 महीनों में केंद्र सरकार ने वित्तीय स्थिति पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर की है। इस साल अप्रैल मई में केंद्र सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था और उसमें जो है 1.23 लाख करोड़ है, जो कि बजट के अनुमान का सिर्फ जो है 8.2% है। जबकि विगत जो है 5 वर्षों में इन 2 महीनों में जो ये घाटा है बजट अनुमान का, ये औसतन आपका 55.4% तक इसमें जो है पहुंच जाता है, इसमें देखा गया है। तो इन सारे मुकाबलों में जो गवर्नमेंट है वो इस पर फिलहाल नरमी नहीं बरत सकती है, क्योंकि उसको रेवेन्यू का यही सोर्स है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, इकोनॉमी की और ज्यादा इसको बारीकी से बात करेंगे, एक एक पहलू को हम समझेंगे, इंडस्ट्रियल हम देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, तब हमें इकोनॉमी का एक तरीके से एक पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।